ओरिएंटल हायर सेकेंडरी स्कूल मिर्ज़ापुर अहमदाबाद में आपका स्वागत है। मैं परवेज कुरैशी। आज हम विषय हिंदी धोरण 9 प्रकरण 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरी बीमारी श्यामा ने ली, इसके लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ये अमिताभ बच्चन जो मशहूर अदाकार, उनके पिताश्री हैं। वो हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। अब ये इतने मशहूर हैं कि इनकी एक ही कृति से इनका नाम हिंदी साहित्य में मशहूर हो गया। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है। छाया बदोत्तर काल के कवि में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक है, यानी उन्होंने कई प्रकार के साहित्य में अपना योगदान दिया। सबसे पहले इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में आपने सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2-1 अन्य स्थलों पर आपने सेवाएं दी। यानी इन्होंने साहित्य के साथ साथ अंग्रेजी के लेक्चरर भी रहे और आकाशवाणी जो रेडियो था उस पर भी उन्होंने प्रोग्राम वगैरह किए। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में, यानी भारत के जो मशहूर जो कवि हिंदी के हैं उनमें इनका नाम शुमार किया जाता है। राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य भी बनाया, मनोनीत किया, यानी उन्हें नियुक्त किया। यानी राष्ट्रपति के पास एक ऐसा हुक्म होता है जिसकी वजह से वो इस तरह के किसी भी व्यक्ति को सभ्य बना सकते हैं। तो इनकी सेवा देखकर उन्होंने इनको राज्यसभा का भी मेंबर बनाया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। इन्होंने सबसे पहले शुरुआत की नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। वहीं पर वो जाते थे और नौकरी करते थे। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली, अब उन्होंने एक मशहूर मधुशाला कवि या बुक लिखी, उसमें उन्हें कई तरह की शोहरत मिली जिसकी उनकी नामना प्रख्यात हो गए। पूरे देश में वो प्रचलित हो गए, पूरे विश्व में प्रचलित हो गए। मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे, यानी जो भी कहीं भी जहाँ भी कवि सम्मेलन वगैरह होता था उनमें इनकी मधुशाला की पंक्तियां अवश्य गाई जाती थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में से जॉन पेट्स नामक कवि के समग्र वाङ्मय पर आपने पीएचडी की। अब इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जॉन पेट्स नामक कवि के हाथ नीचे या उनकी देखरेख में उन्होंने पीएचडी की भी डिग्री प्राप्त कर ली। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ, अब यहाँ केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में उन्होंने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया। आपको कई पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि पदवी प्राप्त हुई। यानी कई तरह के आपको सम्मान से सम्मानित किया गया। अब एक पंक्ति यहाँ पर इनकी है, तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों का निमंत्रण। यानी कहते हैं भाई तीर पर मैं कैसे रुकूं क्योंकि आज यहाँ लहरों का निमंत्रण है, और इस पर प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा। यानी यह कहता है भाई इस पार प्रिय, यानी प्रिय से संबोधित करते हुए कहते हैं भाई तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा, यानी उस पार में जाऊं तो क्या होगा। जैसी काव्य पंक्तियां आज भी लोगों की जबान पर है। यानी उनकी कई वर्षों पहले उन्होंने लिखी थी, लेकिन आज भी हर नौजवान या बूढ़े व्यक्ति पर उनकी पंक्तियां छाई हुई हैं। सभी लोग उनकी पंक्तियां या कविताएं गुनगुनाते हैं। मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल, अंतर और एकांत संगीत नामक इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीट का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक के 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है। यानी आपने आत्मकथा भी लिखी हुई है। अब ये जो गद्य है वह
मेरी बीमारी श्यामा ने ली, ये इसी आत्मकथा का आत्मकथांश है जो इन्होंने अपनी आत्मकथा से लिया गया है। जो क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। हाँ, अब यहाँ इनकी बीमारी श्यामा ने, तो सर्वप्रथम उनकी पहली पत्नी श्यामा थी, वो आदर्श जीवन संगिनी थी। उन्होंने अपना जीवन अपने पति के उस पर समर्पित कर दिया था। अब इसमें बताया गया, इस गद्य में बताया गया है कि श्यामा की बीमारी उनकी खुद को न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पति भक्ति, कर्तव्य परायणता और निष्ठा का प्रतीक है। यानी इसमें अपने पति की बीमारी अपनी पत्नी खुद ले लेती है, इसका वर्णन इसमें किया गया है। प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण मिलता है। दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता भी प्रकटीकरण मिलता है। यानी इसमें बताया गया भाई किस तरह एक व्यक्ति बीमार होता है और उसकी पत्नी उसकी सेवा करते करते अपने प्राण न्योछावर कर देती है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश बच्चन की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि ने अपनी आत्मकथा में हर पहलू को अपने इसमें नजरअंदाज किया है। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी दे देता है। यानी हर तरह का उन्होंने चित्र इसमें प्रदर्शित कर दिया है। प्रस्तुतांश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है, और जो ये इसमें से उनकी आत्मकथा में से ही ये गद्य लिया गया है। तो उसमें बता इसका शीर्षक इन्होंने यह दिया है, मेरी बीमारी श्यामा ने ली। इस विषय वस्तु निर्देश करता है। अब यहाँ गद्य शुरू होता है यहाँ से, मैं अपनी बीमारी को दुलराने वाले में न था। यानी अब यहाँ लेखक खुद, क्योंकि ये आत्मकथा में से लिया गया है, तो इसमें लेखक ने अपने वर्णन किया गया अपने जीवन का कि भाई वो जब एक बार बीमार हो जाता है और उसे एक बीमारी आ जाती है, बीमार में मुब्तला हो जाता है, तो वो कैसा वर्णन उससे साथ क्या बीतती है, वो सब इसमें बताया गया है। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्राय निर्भय था। यानी वो कहता है भाई मैं अपनी बीमारियों के प्रति हमेशा निर्भय यानी डरता नहीं था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था। वो कहते हैं भाई शायद मैंने गांधी जी के एक लेख में कहीं पढ़ा था कि भाई क्या पढ़ा था, तो बताया गया इसमें बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो हैं। अब यहाँ कहता है भाई बीमार होना एक अपराध है, और हमें जो शरीर दिया गया है उससे हम स्वस्थ न रखें तो हम खुद एक अपराधी हैं। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया, बताते भाई मैं इस तर्क इस विचार को कुछ और आगे ले गया। अपराधी को दंड देना चाहिए। यानी यहाँ बताते हैं, लेखक कहते हैं भाई अपराधी को यहाँ दंड देना चाहिए, यानी जो अपराध करता है उसे दंड मिलता है। तो यहाँ वो कहते हैं भाई मुझे भी एक बीमारी आई तो उसका मुझे दंड देना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, यानी बताते हैं भाई जब छोटी मोटी बीमारी उसे लेखक को होती, जिसमें जुकाम बुखार खांसी सिर दर्द तो है, मैं खाट पर न लेटे, ऐसी छोटी मोटी बीमारियों में वो ना गंवारा कर देते उस बीमारियों को और आराम न करते, अपने से काम लेते हैं। खुद वो उस बीमारी के दौरान भी अपने से काम करते रहते हैं, काम में काम लिया करते थे। मुझे भरे भुट बुखार में अपनी रात की ट्यूशन पर जाने की याद है। यानी भरे भुट यानी ऐसे तेज बुखार में भी वो कहते हैं भाई मुझे जब याद है जब मुझे तेज बुखार होता था तो भी मैं रात का ट्यूशन वगैरह करता था और जाता था। यहाँ तक के याद है वो बताते हैं बुखार की गर्मी और तेजी से मैं और जोश से पढ़ाता है ना। कहते हैं भाई अगर बुखार होता बीमार होते तो और तेजी से और ज्यादा उससे ताकत से वो
जोश से पढ़ाते। मजदूरी करके रोटी कमाने वालों को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? यानी कहते हैं भाई जो मजदूरी करता है, जो मजदूर है, और मजदूर जिस तरह रोटी कमाता है उसे बीमार पड़ने का कोई अधिकार नहीं। अगर वो बीमार पड़ गया तो उसका घर कैसे चलेगा? बीमार यहाँ कहते हैं, फिर पता है आगे, बीमारी अमीरों की हरामजदगी है। यानी भाई बीमारी तो किसको पोषाती है? जो अमीर है, घर बैठे आराम कर सकते हैं, उनको पोषाती है, गरीबों को नहीं। गरीबों को उसे अपने पीछे लगाना नहीं चाहिए। कहते हैं भाई गरीबों को उसके पीछे लगाना नहीं चाहिए। अगर गरीब उसके पीछे लग गया तो वो किसी भी तरह का काम कर नहीं पाएगा। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता है। यहाँ कहते हैं भाई जब भी उन्हें लिखने की प्रेरणा मिलती तो वो जब भी ऊंचा बुखार या बीमार होते तभी वो ऐसा उन्हें मन हो गया था कि भाई अगर बुखार या अच्छे बुखार हो तो वो कुछ ऐसा लिखने की उन्हें प्रेरणा मिल जाती थी, और एक ऐसा लगता था, उन्हें माहौल बन जाता था कि भाई कुछ नया लिख, और वो एक ऐसा अच्छा उस दौरान, बीमारी के दौरान लिख लेते थे। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, ताप यानी गर्मी, यानी जोश आ जाता उन्हें, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। यानी वो बीमारी के वक्त उनका सब कुछ ऐसा हो जाता उन्हें कि हृदय पिघल जाता और ढलता, यानी उस तरफ ढल जाते, वो लिखने की ओर झुक जाते। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती। यानी यहाँ बताया भाई ये भट्टी में कैसे आग, गर्मी पैदा होती है और जो भी चीज को गर्म करके नया रूप दे देती है, आकार दे देती है। इसी तरह उनका भी मन या हृदय जो भी होता वो भट्टी की तरह मन से विचार पैदा होते, उनकी जो कल्पनाएं और होती वो बाहर निकल कर आ जाती और किताब के जरिए या उनके लेख के जरिए बाहर आ जाती थी। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में अदबदा कर लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता। यानी कहते थे भाई बुखार में अगर मैं अदबदा लिखता, अदबदा के मानी यानी कुछ भी या ऐसा वैसा लिखता तो जिससे मुझे तकलीफ न पड़ती, और कोई बाधा यानी तकलीफ यानी कोई बाधा ना बन सकती थी। यानी बुखार ऐसा होता था, ऐसा लगता था कि भाई मैं अपना काम बिल्कुल आसानी से कर सकता था। और दूसरी बार बताया कि भाई हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्बे मामूल होते रहते। हल्का यानी जो भी साधारण बुखार होता तो वो जो उनके जो रोजाना हस्बे मामूल है, जो रोजाना के काम वगैरह होते थे, ट्यूशन वगैरह, वो इसी बुखार में वो करते थे, उसको वो दरगुजार कर देते कि भाई मामूली बुखार है, इससे कुछ इतना वो नहीं होगा। कोई मेरा बदन छूकर भी कहता कि तुम्हें तो बुखार। अब यहाँ उन्हें कोई सवाल करता या प्रश्न करता कि भाई बच्चन जी आपको, आपका बदन छूकर कह देता, उन्हें उनका बदन छूकर कहता बच्चन जी आपको तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देते हैं, वो सामने से उसे फौरन पट यानी फौरन से जवाब दे देते कि भाई हाँ बुखार है और मैं भी हूँ, यानी यानी हाँ इसको दर गुजर कर देते, नज़रअंदाज कर देते भाई हाँ भाई बुखार है यानी तो नॉर्मल है, यानी चला करेगा। इस तरह की वो बात करके टाल देते। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा। अब यहाँ किपलिंग एक मशहूर लेखक है, उसका नाम किपलिंग है, और उसने भी अपनी आत्मकथा जो उसने लिखी थी अपनी, उसमें लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था। यानी वो भी लिखता है भाई, किपलिंग नाम का मशहूर लेखक भी लिखता है कि उसे भी अपने जो बुखार होता था, बुखार के वक्त भी वो काम करता था, और जब वो बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियां लिखता था। यानी वो बताता है भाई किपलिंग भी कि जब भी मैं बुखार में होता तो एक नई अच्छी सृजनात्मक कहानियां लिखता था। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, यानी बताता है कि भाई मुझे बुखार में कम लिखने की याद नहीं है, वह परंतु वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूंगा। यानी वो कहता है भाई मैं इसका निर्णय खुद न देना चाहूंगा। प्रसंगवश मुझे उसे कुछ एक बात याद आ जाती है जो अगला पार्ट हम आगे के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।